साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार आईएएस विद अरिहंत में। मैं अमित कुमार। चर्चा कर रहे हैं हम भूगोल पर। और भूगोल के लिए आपके लिए एक श्रृंखला शुरू की गई है आईएएस पीसीएस के लिए। आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स पॉसिबल। उसके लिए आपके लिए एक बुक है, भूगोल भारत एवं विश्व का भूगोल। अगर आपको अपना प्रारंभिक परीक्षा क्लियर करनी है, उसके लिए एक बेहतरीन सीरीज आपके लिए चलाई जा रही है अरिहंत के द्वारा, जो आपको पूरा क्लियर कराएगी आईएएस पीसीएस। और सबसे बेहतरीन बात आपके लिए प्लस पॉइंट अब ये है कि आपका आरओ का एग्जाम भी दोबारा हो रहा है, री एग्जाम हो रहा है। और संभावना है कि पीसीएस का एग्जाम भी की डेट हटेगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो श्रृंखला के साथ जुड़ सकते हैं। और इस श्रृंखला की अगर आपको चाहिए पीडीएफ, जो चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं वो कंप्लीट मटेरियल इस बुक के अंदर उपलब्ध है। इस बुक में जितनी भी क्वेश्चन है, विगत वर्ष के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, उन सभी की चर्चा की जा रही है। 1990 से लेकर 2023 तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं आईएएस या अदर स्टेट में पीसीएस में जितने भी एग्जाम हुए हैं, वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लिए गए हैं। बात आती है कि किस तरह के प्रश्न इसके अंतर्गत आएंगे। तो सबसे मेन बात, चैप्टर वाइज क्वेश्चन इसके अंतर्गत है। एक एक टॉपिक को क्लियर किया गया है और टॉपिक को विस्तार से उसकी चर्चा की गई है। दूसरी बात, 100% एरर रखने की कोशिश की गई है कि एरर इसमें कोई ना हो। और सबसे मेन बात, जो टिपिकल क्वेश्चन है उनको याद करने की ट्रिक्स वगैरह, उनकी विस्तार से चर्चा जो की गई है क्वेश्चन को इस बुकलेट के अंतर्गत की गई है, जिसमें तकरीबन 4500 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे विगत वर्ष के एग्जाम के। दूसरी बात, इस एग्जाम का बात आती है कि सर यही एक बुक है, नहीं, ये एक बुक नहीं है। कहा ना कि प्रीलिम्स पूरा क्लियर करना है, प्रीलिम्स निकालना आसान है। और उसके लिए देखिए कंप्लीट एक सीरीज दी गई है, जिसमें भारतीय इतिहास की भी बुक आपको मिलेगी, भूगोल भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान की कंप्लीट बुक आपको इसके अंतर्गत मिलेगी। तो आप अगर अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो नजदीक के बुक स्टोर से जाकर इस बुक को परचेस करिए और हमारी श्रृंखला के साथ जुड़िए, ताकि आप बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को जारी रख सकें। तो चलिए करते हैं श्रृंखला की शुरुआत। जहां पर हमने कल की क्लास को रोका था, उसके आगे क्लास को लेकर चलेंगे। ठीक, एक बार सभी लोग क्लियर कर देंगे कि सब कुछ क्लियर है, साउंड वगैरह। और अगला प्रश्न आपका ये आता है, जो यूपी पीसीएस प्री 1991 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न ये पूछा जा रहा है, मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया था। मैगलन अंतरिक्ष यान पूछा जा रहा है कि यह किसके लिए भेजा गया था। ऑप्शन आपके सामने है, प्लूटो, शनि, मंगल या शुक्र। तो यहां पर बात को जरा समझते हैं। यह बात तो क्लियर है कि मैगलन अंतरिक्ष यान जो भेजा गया था वो आपका शुक्र के लिए भेजा गया था। लेकिन शुक्र को समझने से पहले क्या और जो अभियान भेजे गए हैं या नहीं भेजे गए। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मंगल, क्या मंगल पे कोई अभियान कभी भेजा गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि हाँ जी, मंगलयान पर पहला अभियान जो भेजा गया था 1960 ईस्वी में भेजा गया। जिस मंगलयान को भेजा गया 1960 में मंगल पर, उसका नाम दिया गया मर्सी फर्स्ट। मर्सी फर्स्ट के नाम से मंगल पर भेजा गया यह पहला अभियान, लेकिन यह सफल नहीं हो सका। फिर दोबारा कोशिश की गई और दोबारा से जो अंतरिक्ष भेजा गया वो 1971 में भेजा गया। 1971 पर मंगल पर जो तीसरा अभियान भेजा गया उसको नाम दिया गया मर्सी 3। तो हम यह कह सकते हैं कि मंगल पर भेजा जाने वाला सफल अभियानों में से पहला अभियान जो होगा वो 1973 में 71 में जो भेजा गया मर्सी 3 अभियान है। बात आती है कि भारत ने भी कोई मंगलयान पर अपना अभियान भेजा, बिल्कुल भेजा है। भारत सरकार द्वारा मंगलयान पर जो अभियान भेजा गया वो 2013 में भेजा गया था। इसरो के द्वारा यह अभियान जो भेजा गया, जो भारत का महत्वपूर्ण अभियान माना जाता है। और इस अभियान के तहत भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल होता है जो मंगलयान की श्रेणी में आते हैं। उस श्रृंखला के आधार पर देखें तो भारत चौथा राष्ट्र बनता है जो मंगलयान पर भेजा जाने वाले अभियानों की लिस्ट के अंतर्गत आता है।
तो ये बात हो गई कि मंगलयान पर पहला अभियान जो भेजा गया 1960 में भेजा गया, जो असफल रहा, जबकि 1971 में मर्सी 3 अभियान जो भेजा गया, ये अभियान बिल्कुल सटीक बैठता है, जो अभियान में सफल होता है। अब बात आती है प्लूटो पर कि प्लूटो पर कोई अभियान भेजा गया। हाँ जी, प्लूटो पर भी अभियान भेजा गया। कल की क्लास में हमने इसकी चर्चा करी थी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास को देखेंगे, और अगर कंप्लीट पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए ये बुक आपको है मार्केट से परचेस करेंगे और बेहतर तरीके से आप अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। तो यहां पर प्लूटो की अगर हम बात करते हैं तो प्लूटो के लिए जो अभियान भेजी है शनि पर, कि शनि पर कोई अभियान भेजा गया है, तो अभी तक शनि पर कोई भी अभियान नहीं भेजा गया, तो ये पूर्णतः सही बात बैठती है। अब बात आती है कि मैगेलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह पर भेजा गया, तो वो अभियान जो भेजा गया था आपका शुक्र पर भेजा गया। अब बात आती है कि शुक्र पर जो भेजा गया वो क्या है। देखिए, मैगेलन अंतरिक्ष यान शुक्र ग्रह हेतु भेजा गया था। मैगेलन रोबोटिक अंतरिक्ष यान में सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग करते हुए शुक्र की सतह में मानचित्रण और ग्रही गुरुत्वाकर्षण शक्ति को मापने के लिए मई 1989 को नासा के द्वारा भेजा गया। दिलचस्प बात यह आती है कि पुर्तगाली जो खोजकर्ता थे, जिनका नाम था फर्डिनेंड मैगेलन, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस स्टेशन के शटर अटलांटिस द्वारा उड़ान भरने वाला यह पहला अंतरिक्ष यान था। तो यहां पर तीन बात आपको स्पष्ट होती हैं कि शुक्र पर कौन सा अभियान भेजा, मंगल पर कौन सा अभियान भेजा, और आपके प्लूटो पर कौन सा अभियान भेजा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं और देखते हैं इस प्रश्न का आंसर कौन देता है कि शुक्र ग्रह मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है। यह एक स्टेटमेंट, कथन है, और इसके कारण दिया है कि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। कह रहा है कि ए आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है, और ए गलत है किंतु आर सही है। तो जल्दी से बताएंगे कि इसका सही और सटीक आंसर क्या है। जल्दी से दीजिए आंसर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा, पंकज वर्मा जल्दी से आंसर देंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखिए, शुक्र ग्रह मानव जीवन का होना अत्यधिक संभाव है, यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां पर अगर हम देखें तो इसको गैस का गोला कहा जाता है, और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। लगभग 95% प्लस को है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहां पाई जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाएगी तो लाजमी है कि यह गर्म होगा, गैसों से भरा हुआ है। और सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? ये। इसकी सतह के टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो शुक्र की जो सतह का टेम्परेचर है वो लगभग 400 डिग्री सेल्सियस है, जहां मानव का रहना असंभव बनता है। तो ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि शुक्र या वीनस ग्रह मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है। दूसरी बात कह रहा है कि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। बिल्कुल बात क्लियर है कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो पाई जाती है 95% से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहां पाई जाती है। तो यह बात बिल्कुल क्लियर सही होती है कि ए आर दोनों ही सही है, और ए आर की क्या कर रहा है, यहां पर व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट बात को जरा समझेंगे। देखिए, बिल्कुल सही है कि ए आर दोनों ही सही है, और ए आर की क्या कर रहा है, सटीक व्याख्या कर रहा है। शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है क्योंकि पृथ्वी की अपेक्षा अधिक शुष्क एवं इसका वातावरण पृथ्वी की तुलना में 9 गुना अधिक सघन है। इंपॉर्टेंट बात है। इसकी सतह का टेम्परेचर लगभग 400 डिग्री सेल्सियस होने के कारण यहां ग्रीन हाउस गैस की प्रमुखता है, और इसके वायुमंडल में 97% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, जिसकी वजह से मानव का वहां होना असंभव ही है, ना के बराबर। अगली बात पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, पृथ्वी स्थित है, यूपीपीसीएस मेंस 2012 का यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि पृथ्वी स्थित है।
शुक्र एवं मंगल के मध्य, मंगल और बृहस्पति के मध्य, शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य, बुध और शुक्र के मध्य। जल्दी से आंसर देंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर डालकर जवाब देंगे कि इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर ये होगा। जी पंकज वर्मा, बहुत बढ़िया बेटा, क्वेश्चन नंबर डाल के जवाब देंगे। वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलेंगे ज्यादा से ज्यादा और फटाफट देंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर। भाई अगर ग्रहों के आधार पर देखें तो सबसे नजदीक आपका सबसे पहले आता है सूर्य। सूर्य के क्रम में अगर देखें तो सबसे पहले आएगा बुध, तो हम ये कहेंगे कि सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो आपका कौन सा है, बुध है। क्रम के आधार पर देखेंगे तो दूसरा आएगा आपका शुक्र, शुक्र ग्रह होगा ये। दूसरी बात, शुक्र के बाद अगर क्रम में रखें तो शुक्र के बाद आपका आता है पृथ्वी और पृथ्वी के बाद आता है आपका मंगल। अगर क्रम के आधार पर देखें, सूर्य की डिस्टेंस के आधार पर, बिल्कुल 33 का आंसर आपने दिया ए, बिल्कुल। तो ये बात क्लियर है भाई, शुक्र और मंगल के मध्य में कहां आ रही है, पृथ्वी आ रही है, तो इसका सही और सटीक आंसर ये बैठेगा। मैं मानता हूं यहां तक बात आपकी बिल्कुल क्लियर होगी। नेक्स्ट बात पर आते हैं। यह है पृथ्वी मंगल और शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है। सौर मंडल के कुल 8 ग्रह हैं जिनमें सबकी स्थिति इस प्रकार है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। और शुक्र, बुध शुक्र और पृथ्वी मंगल को पार्थिव और अंतरिक्ष ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि बृहस्पति शनि अरुण और वरुण को वाह्य श्रेणी के रूप में रखा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। ये आईएएस 2001 का प्रश्न है। जल्दी से बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, कि कौन सा विद्वान था जिसने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी जो है आपकी गोल है। जी वीडियो को लाइक शेयर भी करते चलेंगे और फटाफट बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए अगर बात करें कि पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी गोल के आधार पर देखें तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति थे अरस्तु। लेकिन ज्योग्राफिकल तौर पर देखा जाए कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी को हम बोलते गोल हैं, लेकिन ज्योग्राफिकल तौर पर देखा जाए तो पृथ्वी का जो आकार है वह आकार है आपका जियोड। जियोड आकार को हम पृथ्वी के आकार के तौर पर कह सकते हैं। तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति अरस्तु थे। तो कॉपरनिकस ने क्या कहा, कॉपरनिकस ने पृथ्वी के बारे में यह क्या कहा। कॉपरनिकस का अगर हम जिक्र करेंगे तो कॉपरनिकस ने 1543 ईस्वी में 1543 ईस्वी में एक धारणा प्रस्तुत करी, और वो धारणा उस समय की सबसे सटीक धारणाओं में से एक मानी जाती है। उन्होंने ये कहा कि जितने भी ग्रह हैं वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, मतलब सूर्य सेंटर में है और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं दूसरी कि इसकी अगर बात करी जाए कि नेक्स्ट बात क्या आती है, बात की जाए टोलमी की, कि टोलमी ने क्या बात कही, क्या स्टेटमेंट दिया, उस बात को भी समझेंगे। एक मिनट, एक मिनट रुको। ठीक है, अब जरा समझे हम क्या कर रहे थे। हाँ, कॉपरनिकस। तो कॉपरनिकस पहला व्यक्ति था जिसने यह बताया कि 1543 ईस्वी में कि ग्रह सूर्य जो है सेंटर में है, बाकी सभी के सभी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। जबकि अगर टोलमी की बात करें तो टोलमी पहले व्यक्ति थे जिन्हें ब्रह्मांड के बारे में सटीक जानकारी देने के लिए जाना जाता है, कि उन्होंने एक जानकारी दी 140 ईस्वी में। 140 ईस्वी में टोलमी पहली बार बताते हैं ब्रह्मांड के बारे में कि केंद्र में पृथ्वी है। केंद्र में क्या है, पृथ्वी है, और सूर्य और अन्य ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जबकि बात की जाए स्ट्रेबो की, तो स्ट्रेबो को हम पृथ्वी की आकृति के तौर पर नहीं जानते। स्ट्रेबो की अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रेबो को हम देखेंगे कि इन्होंने ज्योग्राफी शब्द के तौर पर इनको जाना जाता है, या हम यह कह सकते हैं भूगोल के इतिहास के
ठीक है ना। ज्योग्राफी या ज्योग्राफी के पिता के तौर पर हम इनको जान सकते हैं, तो इनकी सही आंसर जो होगा फिलहाल वो आंसर होगा अरस्तु। अरस्तु है जिन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी जो है कैसी है, गोल है, लेकिन पृथ्वी का वास्तविक आकार ज्योग्राफी के तौर पर देखा जाए तो वो क्या आएगा, जियोड आएगा। समझ लीजिए, सर्वप्रथम यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने दार्शनिक आधार पर 384 से 322 ईस्वी के मध्य पृथ्वी के गोलाकार होने के प्रमाण प्रस्तुत किए थे। अरस्तु ने यह तथ्य अपनी पुस्तक ऑन द हेवेंस के द्वितीय खंड के 14वें अध्याय में प्रस्तुत किया। तत्पश्चात आर्यभट्ट, बारामीहिर तथा भास्कर ने भी पृथ्वी को गोलाकार माना है। थेल्स पहले विद्वान थे जिसने 690 ईस्वी में पृथ्वी को गोल माना, परंतु प्रमाण के अभाव में अनास्किमांडर ने पृथ्वी को गोलाकार मानने से इनकार कर दिया और विचार पृथ्वी को बेलनाकार दिया गया। तो यहां पर सटीक आंसर जो होगा वो आपका अरस्तु होगा, और अदर स्टेटमेंट जो है वो ये थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? हाँ बेटा, डेली क्लास 8 बजे होगी। डेली क्लास बेटा मेरी 8 बजे ही होगी, ठीक है। हाँ, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम गाय, सीता, हरमीज, ये तो समझ में नहीं आता, लेकिन यह बात क्लियर है कि इसको ग्रीन प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? ग्रीन प्लेनेट। ग्रीन प्लेनेट किस आधार पर कहा जाता है? भाई पृथ्वी एक और देखें तो पृथ्वी एक तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, एक तो ग्रह का दर्जा इसको मिला हुआ है। ग्रह के दर्जा होने के कारण एक कंडीशन बनती है, जरा उसको समझने की कोशिश करेंगे कि वो कंडीशन क्या है। देखिए भाई, ये पृथ्वी है, अगर पृथ्वी को देखा जाए तो पृथ्वी के चारों एक लेयर बनती है जिसको ओजोन लेयर कहा जाता है। इस ओजोन लेयर की वजह से यहां पर जीवन की संभावना बिल्कुल सटीक बैठती है। रीजन क्या है? भाई सूर्य जो है सबको प्रकाश समान रूप से देता है, वो तो भेदभाव नहीं करेगा, और अपना प्रकाश जो देगा वो 100% चारों दिशाओं में देता है। लेकिन इस ओजोन लेयर की वजह से अल्ट्रावायलेट किरणें जो हैं वो वापस हो जाती हैं और लगभग 97% प्रकाश परावर्तित हो जाता है। 3% प्रकाश ही है जो आपका ये कह सकते हैं पृथ्वी की तरफ आता है। लेकिन ओजोन लेयर और पृथ्वी के बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस लगभग 20 किलोमीटर है। इस 20 किलोमीटर में जब प्रकाश चलता है तो उसमें 1% प्रकाश समाप्त हो जाता है, और पृथ्वी की सतह पर जो प्रकाश आता है वो मात्र 2% प्रकाश ही आ पाता है, जिसकी वजह से यहां पर वनस्पति की कंडीशन बनती है, वनस्पतियां पाई जाती हैं, यहां पर जल पाया जाता है। और यहां पर जल की मात्रा अगर देखें तो जल की मात्रा सबसे ज्यादा है, और सबसे सटीक बात, इस ओजोन लेयर की वजह से यहां पर जो वायुमंडल पाया जाता है, वायुमंडल में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, जो जीवों के लिए पर्याप्त साधन के तौर पर जानी जाती है। तो ग्रीन प्लेनेट क्यों है? ग्रीन प्लेनेट एक तो वनस्पति की वजह से, और दूसरा जल, क्योंकि जल का आकार, समुद्र में जल की मात्रा ज्यादा है, और नीले होने की वजह से इसको किस नाम से जाना जाता है? ग्रीन प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। तो सटीक आंसर जो बैठता है वो आपका सी बैठता है, सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट बात को जरा समझ लीजिए। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम जो है ग्रीन प्लेनेट है, लेकिन अगर पूछा जाए कि भाई पृथ्वी का आकार कैसा है, इस बात को जरा समझने की जरूरत है। अगर आकार पूछा जाएगा तो आकार होगा आपका जियोड, पृथ्वी का आकार जियोड है, ये याद रखेंगे। दूसरी बात, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पतियां जहां पाने का कारण क्या है, ये क्लियर हो गया। भाई सूर्य का प्रकाश 2% ही पहुंचता है, लेकिन उत्तरायण और दक्षिणायन के आधार पर अगली क्लास में जो चर्चा करेंगे अक्षांश देशांतर की, तो वहां पर बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि प्रकाश किस तरीके से परावर्तित होता है।
इस ग्रह पर जीवन संभव है क्योंकि यहां वायुमंडल के प्राणदायक गैस ऑक्सीजन की विद्यमान पाई जाती है। जल एवं वायुमंडल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। और वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा जो है वो लगभग कितनी है, 21% के आसपास पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और अस्थायी गैस है जिसकी मात्रा वायुमंडल में घटती बढ़ती रहती है। तो इनकी जो स्थिति है, अदर गैस की कंडीशन देखें तो वो घटती बढ़ती रहती है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो लगभग 21% के आसपास पाई जाती है। चलिए इसी बात पर अगले प्रश्न पर आते हैं और अगले प्रश्न का आंसर देंगे कि पृथ्वी का व्यास कितना है। यूपी मेंस 2006 का यह प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का व्यास कितना है। जल्दी से बताएंगे कि पृथ्वी का व्यास कितना है। ऑप्शन आपके सामने है, 8000 किलोमीटर, 1,00,000 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से दीजिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। वीडियो को लाइक शेयर भी करते चलेंगे और क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया है 36 का आंसर भी देखिए। देखिए पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी को अगर आप समझेंगे तो पृथ्वी को कुछ इस तरह से देखें आप। भाई ये पृथ्वी है, व्यास का मतलब हो गया ये वाला भाग, ये व्यास कितना है, ये इसका जो होगा ये व्यास कहलाएगा। व्यास की अगर हम बात करें तो पृथ्वी का व्यास जो है 12,800 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर इसका क्या है, व्यास है। जबकि विषुवत रेखा की त्रिज्या, तो त्रिज्या इसका हाफ हो जाएगा, त्रिज्या इसकी हाफ हो जाएगी। ध्रुवों पे अगर हम बात करें, ध्रुवों पर जो इसकी त्रिज्या बैठती है, ध्रुवों पर जो इसकी त्रिज्या बैठेगी वो त्रिज्या लगभग 6,357 किलोमीटर के आसपास बैठती है, ध्रुवों से अगर इसकी त्रिज्या आकलन किया जाए। और इसकी एक परिधि, पृथ्वी की जो परिधि है, इस परिधि को अगर आप देखेंगे तो ये परिधि आती है 40,067 किलोमीटर, परिधि जो इसके चारों ओर का लेयर है। जरा समझिए इस बात को। देखिए पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है, 12,800 किलोमीटर है, सटीक देखा जाए तो 12,756 किलोमीटर। इसकी विषुवतीय रेखा और त्रिज्या की अगर हम बात करें तो 6,378 किलोमीटर के आसपास आती है। ध्रुवों पर इसकी त्रिज्या 6,357 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि की अगर हम बात करें तो वो 40,067 किलोमीटर के आसपास बैठती है। और इसकी सतही क्षेत्रफल जो बैठता है वो लगभग इतने वर्ग किलोमीटर है। और पृथ्वी के केंद्र की दूरी जो है, पृथ्वी के केंद्र से डिस्टेंस जो देखी जाए वो 6,371 किलोमीटर के आसपास बैठती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ये होगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न का आंसर दीजिए। सबसे पहले पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चले प्रकाश को कितना समय लगता है, और ये एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है। एमपीपीसीएस प्री 1996, यूपीएससी मेंस 2005 और बिहार पीसीएस प्री 2019 में पूछा हुआ ये प्रश्न है। तो जल्दी से बताएंगे कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, जल्दी से बताएं। देखिए इस बात को ऐसे समझे, भाई प्रकाश को पहुंचने में प्रकाश की चाल अगर देखी जाए तो प्रकाश की चाल समान रूप से रहती है, वो भेदभाव नहीं करता, समान रूप से चलेगा जहां भी चलेगा। लेकिन वो डिपेंड करेगा डिस्टेंस से कि डिस्टेंस कितनी पड़ रही है। भाई अगर प्रकाश की बात अगर हम कर रहे हैं तो अगर हम प्रकाश की बात कर रहे हैं और सूर्य को अगर हम सेंटर में रख दें और मान लेते हैं भाई कि यहां भी पृथ्वी है और इधर भी पृथ्वी है। अब प्रकाश की बात की जाए तो प्रकाश डिपेंड करेगा कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम मान लें 14.70 करोड़ किलोमीटर, ये डिस्टेंस अगर हम मान लें 15.21 करोड़ किलोमीटर, तो इसका मतलब प्रकाश की चाल तो कंफर्म है कि भाई 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। ये हम ये कह सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन प्रकाश की चाल जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करेगी। ये जो डिस्टेंस है पृथ्वी और सूर्य के बीच की कम से कम दूरी है, और ये वाली डिस्टेंस जो है ये अधिकतम दूरी है, जबकि 14.98 करोड़ किलोमीटर जो है ये डिस्टेंस औसत डिस्टेंस है।
लेकिन यहां पर अगर देखें तो सटीक आंसर तो 8 ही मिनट होगा कि 8 मिनट, लेकिन 8 मिनट कुछ सेकंड होगा, 8 मिनट कुछ सेकंड होगा। वो कैसे? अगर मैं ये वाली डिस्टेंस लेता हूं 14.70 करोड़ किलोमीटर, तो इसके अनुसार सूर्य के प्रकाश को आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगेगा। लेकिन अगर इस डिस्टेंस से हम प्रकाश की चाल का आकलन करें तो आने में 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगेगा। और अगर अधिकतम डिस्टेंस की मैं बात करता हूं तो अधिकतम डिस्टेंस की अगर मैं बात करूंगा तो अधिकतम डिस्टेंस में अगर मैं देखूं तो इसको आने में जो समय लगेगा वो लगभग आपका 8.20 सेकंड के आसपास लगेगा। 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगेगा। तो वो डिपेंड करेगा कि कितनी डिस्टेंस से कवर कर रहा है। फिलहाल यहां जो सही आंसर होगा वो आपका 8 मिनट। समझ गए होंगे कि डिस्टेंस के आधार पर हम समय का आकलन कर सकते हैं कि पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य के प्रकाश को एक औसत समय मान लिया गया है कि 8 मिनट का समय लगता है, लेकिन आंसर इसके 3 बैठते हैं और वो डिपेंड करता है किस डिस्टेंस से उसका आकलन किया जा रहा है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी इतने करोड़ किलोमीटर है और प्रकाश की गति जो होती है वो 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड हो सकती है, या इसको सामान्य भाषा में हम कहें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड बैठती है। इसी आधार पर सूर्य से पृथ्वी तक के प्रकाश को 8.3 मिनट का समय लगता है। वो बात क्लियर है? या 8.3 लिख दो या 8.16 सेंटीमीटर के आधार पर हम इसका आकलन कर सकते हैं। दूसरी बात आती है, पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ध्यान से समझिए। ग्रह पर जल के संदर्भ में ये आईएएस प्री 2021 का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। ध्रुवीय हिमछद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। ऑप्शन केवल एक सही है, केवल सेकंड सही है, केवल 1 और 2, ना तो एक सही है और ना सेकंड सही है। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होगा, फटाफट दीजिए। देखिए यहां बात को जरा समझें। यह लिखा है पृथ्वी पर नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। नदियों और झीलों में जल की मात्रा, यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। यह बात बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि अगर नदियों के क्रम पानी जल की मात्रा की बात करें तो सबसे ज्यादा जल कहां पाया जाता है? महासागर में। सबसे ज्यादा जल कहां पाया जाएगा? महासागर में। महासागर के बाद अगर देखा जाए कि जल कहां पाया, भाई महासागर में जल कहां से आ रहा है? हिम नदियों से आ रहा है, तो हिम नदियां आ जाएंगी। हिमखंडों से आ रहा है। इसके बाद जो आएगा भूभाग आ जाएगा। इसके बाद किस पर आएगा? भूभाग पर, भूजल पे आ जाएगा। इसके बाद जो आपकी मृदा है, मृदा नमी, मृदा पर पाया जाता है। और मृदा के बाद आपकी नदी में आएगा और नदी के बाद जैव मंडल में आएगा। तो सबसे ज्यादा जो जल पाया जाता है वो महासागर में पाया जाता है और महासागर में ग्लेशियरों से पानी आता है। तो ये बात बिल्कुल सटीक बहती है। और ध्रुवीय हिमछेद हिम नदों की जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक होती है। ये बात भी बिल्कुल क्लियर है कि ध्रुवों पर अगर देखा जाए, भाई पृथ्वी है, पृथ्वी पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहां पर 2 रेखाएं होती हैं जिनको हम अंटार्कटिक और अंटार्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं। यहां पर कभी भी प्रकाश नहीं पहुंचता, इन क्षेत्रों पर कभी भी प्रकाश नहीं पहुंचता। जब प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो कंफर्म है कि यह भाग हमेशा बर्फ से ढका रहेगा, और यह बर्फ से जब ढका रहेगा तो कंफर्म है कि यहां पर नमी की मात्रा, जल की मात्रा अधिक रहेगी। तो यह बात क्लियर है कि ध्रुवों पर और हिमनदों में जल की मात्रा अधिक होती है, भूजल की मात्रा से अधिक। बिल्कुल क्लियर है। तो यह स्टेटमेंट भी आपका सही है।
तो यहां पर देखें, नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है, तो यहां पर यह बात तो बिल्कुल गलत बैठती है। सही बात जो बैठती है, ध्रुवों पर हिमनद और नदियों की मात्रा जल की मात्रा से अधिक है, यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है। तो यहां पर सही आंसर जो बैठा वो आपका क्या बैठेगा? बी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर। बात को जरा समझें, पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में सेकंड स्टेटमेंट सही है। ध्रुवीय हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक पाई जाती है। पृथ्वी पर स्वच्छ जल का अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र में पाया जाता है। अगर पृथ्वी पर 100% जल मान लिया जाए तो 97% जल तो महासागरों में ही है, जो पीने योग्य पानी है। अगर पीने योग्य पानी की बात करें तो इसमें 3% पानी है जिसको हम अपने लिए यूज कर सकते हैं। अगर 3% पानी को मैं 100% मान लूं तो इसमें 97% पानी जो है वो ग्लेशियरों में है। हमारे लिए जो पीने योग्य पानी है जिसका हम सिंचाई उचाई में भी यूज करते हैं वो लगभग 0.3% के आसपास निकल कर आता है। वर्तमान में भूजल का उपयोग सिंचाई और घरेलू कार्यों में सबसे अधिक किया जाता है। वो कितना परसेंट है? वो ये परसेंट। इसलिए कहा जाता है कि जल को बचाए रखने की आवश्यकता है। सतत विकास पर जोर दिया जा रहा है। सतत विकास क्या है? सतत विकास का मतलब है कि जिस चीज का भोग हम कर रहे हैं, प्राकृतिक चीजों का, आने वाली पीढ़ी भी उसका प्रयोग कर सके, इस पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसे बोला जाता है सतत विकास। सेकंड स्टेटमेंट जो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से कम पाई जाती है और पृथ्वी ग्रह पर जल का वितरण इस प्रकार है घटते क्रम में, जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले महासागर, हिमानियों या हिमटोपियों में, भूमिगत जल, मृदा में नमी, नदी, ताले, नाले और जैव मंडल। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से किस ग्रह में सबसे छोटा दिन होता है? सबसे छोटा दिन जो है वो किस ग्रह पर होता है? ये हिमाचल पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है। जल्दी से आंसर देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र। किस पर सबसे छोटा दिन होता है? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर देते हुए चलेंगे। देखिए बात को जरा समझेंगे। यहां अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में अगर यहां पर देखेंगे तो ऑप्शन में सबसे छोटा दिन जो होगा वो आपका पृथ्वी पर होगा। लेकिन हमें जो ग्रह हैं हमारे 8, उन ग्रहों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। जैसे सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा मर्स की। मर्स की अगर हम बात करें तो यहां पर लगभग जो सबसे दिन की अगर हम बात करें तो पृथ्वी के लगभग ये मान के चलिए 1.03 दिनों के बराबर होता है। मर्स का लगभग जो एक दिन होता है वो पृथ्वी के लगभग 1.03 दिनों के बराबर होता है। जबकि बात अगर मैं करता हूं वीनस की, मैं बात किसकी करता हूं कि वीनस की, कि वीनस पर दिन कितना होता है तो ये लगभग 117 पृथ्वी दिनों के बराबर होता है। 117 पृथ्वी दिनों के बराबर बैठता है। जबकि हमारी जो पृथ्वी है इसके बारे में हम सभी जानते हैं कि लगभग 24 घंटे का यहां पर एक दिन होता है। जबकि मंगल की अगर हम बात करते हैं, मंगल की बात करें, क्योंकि भविष्य में मंगल पर जीवन होने की संभावना पर रिसर्च किया जा रहा है कि पृथ्वी का झुकाव और मंगल का झुकाव लगभग समान सा बैठता है। और दिन की भी बात करें तो वो दिन और रात पूरे 24 घंटे की बात करें तो वो समय लगभग समान बैठता है। इसका समय जो बैठता है लगभग 24.6 घंटे के आसपास बैठता है। मतलब पृथ्वी का 24 घंटे का एक दिन है, जबकि मंगल की बात करें तो 24.6 घंटे के आसपास इसका एक दिन बैठता है। जबकि सैटर्न की अगर हम बात करते हैं, इसका जो एक दिन बैठता है वो लगभग वो 9 घंटे 55 मिनट और लगभग 29.69 सेकंड के आसपास इसका लगभग एक दिन बैठता है। चलिए जुपिटर का। जबकि सैटर्न की अगर हम बात करते हैं, सैटर्न का जो लगभग दिन बैठता है वो 10 घंटे 33 दिन के आसपास बैठता है।
10 घंटे 33 मिनट के आसपास का जो बैठता है, लगभग इसका एक दिन बैठता है। यूरेनस जो आपका है, यूरेनस यूरेनस का जो पूरा एक दिन है वो लगभग 17 घंटे, लगभग 17 घंटे का लगभग इसका एक दिन होता है और लगभग 14 मिनट इसके आसपास आता है। जबकि नेपच्यून की अगर हम बात करें तो नेपच्यून में 16 घंटे के आसपास बैठता है, इसका लगभग पूरा एक दिन। लेकिन यहां पर अगर ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन में सबसे सटीक आंसर जो बैठेगा पृथ्वी, क्योंकि सबसे छोटा दिन जो यहां बैठ रहा है वो किसका बैठ रहा है, आपका पृथ्वी का बैठ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, तो यहां देख लीजिए, पृथ्वी ग्रह पर सबसे छोटा दिन होता है ये, तथा रात की अवधि सबसे कम होती है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि 24 घंटे की होती है और मंगल ग्रह पर यह अवधि लगभग 25 घंटे की होती है। हम बोल सकते हैं 25 घंटे, लेकिन सटीक 24.6 घंटे के आसपास आता है। जबकि शुक्र की इसकी अवधि इतने घंटे की, जबकि बुध पर। अच्छा, पृथ्वी पर एक बात और आती है, पृथ्वी पर एक बात और, अगर पृथ्वी को अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी पर जो दिन है ध्रुवों पर अलग अलग होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर दिन और रात की अवधि अलग अलग होती है। अगर सूर्य उत्तरायण है, सूर्य कहां है, सूर्य अगर उत्तरायण है तो यहां पर एक दिन जो बैठता है वो लगभग 18 घंटे का होता है, जबकि रात जो होती है वो लगभग 4 से 6 घंटे की होती है। जब सूर्य उत्तरायण है तो दक्षिणायन में जब आएंगे तो यहां पर दिन जो हो जाएगा वो लगभग 4 से 6 घंटे का होता है, जबकि रात जो होगी वो लगभग 18 से 20 घंटे के आसपास होता, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। जब सूर्य दक्षिणायन होगा तो यह कंडीशन यहां बैठेगी और ये वाली कंडीशन यहां बैठेगी, ये बात भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर स्थित है, निकटतम दूरी पर होती है, किस तारीख को होती है, 3 जनवरी, 4 जुलाई, 22 मार्च, 21 सितंबर। कल की क्लास में मैंने आपके साथ चर्चा करी थी, जल्दी से बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। सर ये होगा, देखते हैं इसका सही आंसर कौन सा बच्चा सबसे पहले देगा कि सर इसका आंसर ये है जी। देखिए बात को जरा समझ भाई, सूर्य से निकटतम दूरी की अगर हम बात करते हैं तो ये सूर्य जो है, सूर्य के चारों ओर अगर हम देखें तो पृथ्वी एक ग्रह के तौर पर चक्कर लगा रही है और इसकी डिस्टेंस अभी भी मैंने बताई, दो डिस्टेंस हमने मानी, 15.21 करोड़ किलोमीटर और दूसरी डिस्टेंस हमने मानी 14.70 करोड़ किलोमीटर। यह डिस्टेंस अधिकतम है और यह डिस्टेंस कब से कम है, वो पूछा निकटतम दूरी, कम से कम दूरी, तो कम से कम दूरी तो यह वाली डिस्टेंस है। यह डिस्टेंस कब घटती है, तो यह डिस्टेंस घटती है आपकी 3 जनवरी को। लेकिन ये 3 जनवरी को यह घटना घटती है, इसको एक नाम दिया जाता है जिस घटना का नाम है उपसौर। ये याद रखेंगे कि उपसौर क्या होता है। उपसौर का मतलब होता है, नमस्ते बेटा नमस्ते, उपसौर का मतलब होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो कम से कम दूरी होती है, इसको उपसौर बोला जाता है और यह घटना 3 जनवरी को घटती है। एक प्रश्न और बन सकता है इस क्वेश्चन में कि अधिकतम दूरी जो होती है इसको क्या बोला जाता है, इसको अपसौर बोला जाता है और यह घटना 4 जुलाई के दिन घटती है। तो यहां पर दो प्रश्न आपके लिए बनते हैं। पहला प्रश्न आपका 4 जुलाई जो अधिकतम डिस्टेंस है और दूसरा 3 जनवरी जो 4 जुलाई को घटना घटती है, इसको अपसौर बोला जाता है और जो कम से कम घटना घटती है, नजदीक वाली घटना होती है, इसको हम उपसौर बोलते हैं। यहां तक मैं मानता हूं बात बिल्कुल क्लियर होगी, कोई कॉन्सेप्ट आपका नहीं रहा होगा। चलिए समझ लेते हैं। पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी 3 जनवरी को होती है, बिल्कुल सही बात है। इस स्थिति को उपसौर बोला जाता है। इसके विपरीत 4 जुलाई को पृथ्वी से सूर्य की दूरी अधिकतम होती है। अधिकतम दूरी याद रखेंगे 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है, जबकि निकटतम दूरी की हम बात करेंगे तो यह दूरी भी याद रखेंगे बेटा 14.70 करोड़ किलोमीटर के आसपास आती है। जबकि एवरेज डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो 14.98 करोड़ किलोमीटर के आसपास की जो डिस्टेंस है, ये आपकी औसत डिस्टेंस है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं और अगले प्रश्न का आंसर दीजिए। पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा? देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। एमपी पीसीएस 1993, यूपी पीसीएस प्री 1991,
93, 97, 2012 और उत्तराखंड पीसीएस प्री 2002 में पूछा गया। देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन सा बच्चा देगा और सटीक आंसर क्या है, जरा जल्दी बताइए। मैं फिर आपको सलाह दूंगा, क्लास की अगर बेहतर तरीके से आपको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करना है, आरओ एआरओ की जो एग्जाम री एग्जाम जो हो रहा है, जो कमी आपकी रह गई थी उसको पूरा यहां किया जा रहा है। और अगर ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये बुक मार्केट से आप परचेस कर लीजिए और इस बुक के साथ करिए तैयारी। जो भी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो सभी कॉन्सेप्ट इस बुक के अंतर्गत दिए गए हैं और उसके साथ साथ अगर क्लास भी करेंगे और अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो जल्दी से आंसर देंगे। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह अगर हम देखें तो देखिए भाई, सबसे पहले बुध आता है सूर्य की डिस्टेंस के आधार पर, फिर शुक्र आता है और फिर आपका पृथ्वी आता है, फिर पृथ्वी के बाद मंगल आता है। लेकिन यहां यह पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक, भाई पृथ्वी के जो सबसे नजदीक होगा वो आप ये मान के चलिए ग्रह को बोला जाता है सांझ भोर का तारा। एक ग्रह को बोला जाता है पृथ्वी की जुड़वा बहन। मतलब सांझ भोर का तारा क्यों? क्योंकि सामान्य तौर पर हम उसको नग्न आंखों से देख सकते हैं। इसका मतलब उसकी डिस्टेंस कम हो गई, तो डिस्टेंस कम हो गई तो वो ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। तो यहां से देखिए दो क्वेश्चन बन गए कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह, ये भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है। और दूसरा बनता है कि भैया कि सांझ भोर का तारा किसे कहेंगे, पृथ्वी की बहन किसे कहेंगे, और इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 4/5 गुना पाया जाता है। यह भी बात याद रखेंगे, यह भी सबसे नजदीक जानकारी है जी। बिल्कुल 41 का आंसर हुआ आपका ये। मैं आपके साथ हूं पंकज जी। और पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। इसको देखिए भोर या सांझ का तारा भी कहा जाता है, अभी मैंने आपके साथ चर्चा करी। और इसका कोई उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं होगा क्योंकि सूर्य के काफी नजदीक है। क्योंकि सबसे पहले उपग्रह की बात करें तो पृथ्वी आती है और पृथ्वी का अपना एक निश्चित उपग्रह है, एक ही उपग्रह है जिसको हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। ये अपनी दूरी पर असामान्य रूप से पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है और शुक्र का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है? 4/5 गुना होता है। दूसरी बात उल्लेखनीय कि पृथ्वी दूसरा सबसे निकटतम ग्रह जो है वो आपका मंगल है जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? मतलब पृथ्वी के अलावा कौन सा ग्रह है जहां पर जीवन की संभावना बन सकती है? मंगल है, बुध है, शुक्र है या बृहस्पति है? जी जल्दी से आंसर देंगे बेटा। दीप सिंह आंसर दो, इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? और पंकज जी आप भी आंसर दें। और जो बच्चे लाइव इस समय देख रहे हैं सभी लोग आंसर देंगे, बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट और बेहतर हो पाएगा। ठीक, जल्दी से आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है कौन सा ग्रह पृथ्वी के अतिरिक्त? जी क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 42 कि 42 का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए बात को अगर हम समझें तो यहां बात क्लियर होती है कि भाई बुध तो होगा नहीं क्योंकि ये सूर्य के बिल्कुल नजदीक है। दूसरी बात आती है शुक्र भी नहीं होगा क्योंकि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है और इसका टेम्परेचर लगभग 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास बैठता है, जहां पर जीवन का होना कोई संभावना ही नहीं बनती। जबकि बृहस्पति की बात करें तो यह गैस का गोला है एक तरीके से, तो यहां भी इस तरह की कोई भी कंडीशन नहीं बनती। और सबसे मेन बात, यह तारों की कैटेगरी में भी आता है। भाई ग्रह तो उसे कहेंगे ना, यहां क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कौन सा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह भी है और तारा भी है, कल की क्लास में मैंने चर्चा करी। भाई ग्रह तो उसे कहा जाएगा जो क्या हो, जिसका अपना प्रकाश हो। लेकिन जो ग्रह है, ग्रह किसे कहा जाएगा? जिसका प्रकाश हो लेकिन उसका प्रकाश खुद का ना हो। तो ये बृहस्पति को हम ग्रह भी कह सकते हैं और तारा भी कैटेगरी में कहा जाएगा क्योंकि इसका अपना खुद का भी प्रकाश है। अब रह गया कौन सा? मंगल। मंगल पर जीवन की संभावना की बात की जा रही है। मंगल पर जीवन की संभावना के लिए पहला अभियान भेजा गया था 1960 में और यह अभियान जो भेजा गया ये असफल हुआ, सफल नहीं हो पाया, जिसको नाम दिया गया था मर्सी 1। लेकिन उसके बाद पुनः कोशिश की गई और उस कोशिश के आधार पर देखा जाए तो 1971 में फिर अभियान भेजा गया जिसको नाम दिया गया मर्सी 3। तो पहला अभियान अगर हम देखें कि मंगल पर भेजा जाने वाला पहला अभियान जो था वो 1971 में भेजा गया, जो सफल सिद्ध होता है।
भारत सरकार ने भी मंगलयान पर अपना अभियान भेजा जो 2013 में भेजा गया था और भारत चौथा देश है मंगलयान पर भेजे जाने वाले लिस्ट में। तो यहां पर सटीक आंसर जो बैठता है वो मंगल है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि किस तारीख को भेजा था, तो ये डेट भी याद रखेंगे, 5 नवंबर। 5 नवंबर 2013 को मंगल अभियान भेजा गया था भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, समझ लीजिए भाई, पृथ्वी के बाद सौर मंडल का मंगल ग्रह जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है। इसका घूर्णन 24 घंटे 37 मिनट और परिभ्रमण चक्र 687 दिन पृथ्वी के समान है। इसके अतिरिक्त मंगल ग्रह पर जीवन और पानी की संभावना अन्य ग्रहों की अपेक्षा सबसे अधिक पाई गई है। इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अक्रिय गैसें पाई जाती हैं। अब पृथ्वी की भांति अपने अक्ष पर, यह बात इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जबकि मंगल जो है अपने अक्ष पर 24.5 डिग्री झुका हुआ है। तो हम यह कह सकते हैं दोनों का झुकाव भी लगभग एक जैसा, और झुकाव होने के कारण मंगल ग्रह पर ऋतुआं पाई जाती हैं। क्योंकि यह सूर्य से अधिक दूरी पर है, अतः ऋतुआं ठंडी और पृथ्वी की अपेक्षा अधिक काल वाली हो सकती हैं। जैसे पृथ्वी पर जो ऋतुआं आती है निश्चित समय के लिए आती है, लंबे समय के लिए आती हैं, तो ऐसा यहां भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सबसे सुसंगत है? आईएएस प्री 1997 का यह प्रश्न है। यह पूछ रहा है कि मंगल पर जीवन के होने की संभावना का मुख्य कारण क्या है, कौन सा ऑप्शन सटीक बैठ सकता है, यह आपसे बात कर रहे हैं। वायुमंडलीय संगठन, तापीय अवस्थाएं, बर्फ घटकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति या ओजोन की उपस्थिति? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या बैठता है। क्वेश्चन नंबर 43 का सही और सटीक आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको पुनः याद करा दूं कि जो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, जिन क्वेश्चनों की जो विगत वर्ष के आए हुए हैं, वो सभी क्वेश्चन इस बुक के अंतर्गत हैं, इस बुक में दिए गए हैं। तो नजदीक के बुक स्टोर से जाकर इस बुक को अपने साथ रख कर तैयारी करेंगे, बहुत अच्छी तैयारी हो पाएगी। और ये सिर्फ भूगोल की बुक नहीं है, आपके लिए सभी सब्जेक्ट की बुकें उपलब्ध करा दी गई हैं। तो जल्दी से बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर क्या होगा। देखिए, बर्फ खंडों और हिमशीतितों की जल की उपस्थिति जो होगी, भाई सबसे मेन क्या है, भाई सबसे मेन है जीवन की संभावना में सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए पानी की अवस्था होनी चाहिए। तो पानी की अगर जानकारी है, जल की उपस्थिति है, तभी वहां जीवन संभव होगा। मंगल ग्रह पर अगर हम देखें तो मंगल ग्रह पर वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, जबकि 2.7% क्या है, आपकी नाइट्रोजन है। आर्गन जो है 1.6% है और 0.13% क्या है, ऑक्सीजन है। तो यहां पर सबसे मेन बात है, ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी ज्यादा कम है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, जबकि 0.08% कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाई जाती है। इसके अतिरिक्त मंगल पर औसत तापमान जो है वो 63 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी के समकक्ष जो बात कहा जाए 260 से 310 केल्विन के आसपास पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है, कौन सा सही है? पीसीएस प्री 2001 का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बताएंगे बेटा इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या होगा, कौन सा है? यूरेनस के विषय में बात की जा रही है, नेपच्यून के बारे में बात की जा रही है, शनि के विषय में मैं चर्चा कर रहा हूं, या मंगल ग्रह के बारे में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं? जल्दी से बताइए कौन सा ग्रह है जहां पर दिन का मान और उसके झुकाव लगभग पृथ्वी के समान पाई जाती है? चर्चा मैं आपके साथ कर चुका हूं, मैं आशा करूंगा आप इसका आंसर जरूर देंगे, जल्दी से आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 44 का सही और सटीक आंसर क्या बैठता है? देखिए बात को जरा समझें भाई, अभी अभी चर्चा करी कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो झुकी हुई है वो लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है।
ये बात होती है पृथ्वी की। दूसरा, एक ग्रह है जिसको हम मंगल के नाम से जानते हैं। मंगल ग्रह जो है अपने अक्ष पर जो है वो लगभग 24.5 डिग्री के आसपास झुका हुआ है। तो यहां पर यह बात क्लियर होती है कि यहां पर झुकाव की अगर हम बात करें तो दोनों के अक्ष का झुकाव जो वो लगभग लगभग समान बैठता है। जबकि दिन की अवधि की अगर हम बात करेंगे तो दिन की अवधि बिल्कुल क्लियर है कि पृथ्वी पर लगभग 24 घंटे का लगभग एक दिन होता है। जबकि यहां पर अगर देखें मंगल पर तो 24.36 या 37 के आसपास का समय होता है, मतलब 24 घंटे 36 या 37 मिनट के आसपास का एक दिन होता है। तो यहां जो चर्चा जो की जा रही है वो मंगल विषय के बारे में बात की जा रही है कि मंगल पर पूरी संभावना बनती है जीवन की, और दोनों पृथ्वी और मंगल पर समान परिस्थितियां बनती हैं, झुकाव के आधार पर और दिन के आधार पर, अक्ष झुकाव के आधार पर। नेक्स्ट, तो इसका बात को जरा समझ लीजिए। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है, और यह मंगल के संदर्भ में चर्चा की जा रही है, क्योंकि पृथ्वी के अगर हम झुकाव की बात करें तो लगभग 23.5 डिग्री के आसपास बैठता है, जबकि मंगल का लगभग 24.5 डिग्री के आसपास बैठता है। दोनों ग्रहों के झुकाव का अक्ष जो है कौन सा है, समतुल्य पाया जाता है। जबकि दिन की बात करें तो घूर्णन लगभग 24 घंटे का होता है, और यहां पर जो घूर्णन होता है वो लगभग 24 घंटे 37 मिनट के आसपास पाया जाता है मंगल पर। तो ये चर्चा की जा रही थी वो किस पे की जा रही थी, मंगल ग्रह के आधार पर की जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कथन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 पे चर्चा कर रहे हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि कम है। कारण दिया है, मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। ये आईएएस प्री 2006 का ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, और इसका कूट दिया है ए आर दोनों सही है। ए आर का सही स्पष्टीकरण करता है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 45 का देखते हैं कि सटीक आंसर कौन सा बच्चा देगा। जी, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर देंगे, क्वेश्चन नंबर डालकर जवाब देंगे, और वीडियो को लाइक शेयर भी करते चलेंगे। अपने सभी साथियों को बता दीजिए कि अरिहंत की तरफ से एक श्रृंखला चलाई जा रही है, प्रीलिम्स पॉसिबल, कि आपका एग्जाम कंफर्म होगा, ठीक। और पूरी सीरीज के साथ अगर आप जुड़ गए तो आपको कोई भी पीसीएस और प्री के एग्जाम को निकालने से कोई भी नहीं रोक सकता, अगर आप अपने प्रति ईमानदार है और ईमानदारी के लिए आप हमारे साथ अगर जुड़ रहे हैं तो ये बुक आपके साथ होनी चाहिए। इस बुक के साथ तैयारी करिए, पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखिए, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि की तुलना में मंगल ग्रह और सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि कम है, ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। और अगर मैं बात करता हूं कि मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है, ये बात भी सही है, क्योंकि ये सभी चर्चा में आपके साथ 2 मिनट पहले करी है। तो यह बात जो बैठती है वो बात, सॉरी, एक गलत क्या है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की अवधि में तुलना मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा अवधि कम है, तो ये परिक्रमा कम है नहीं, ज्यादा है, गलत। और आर इसका मंगल पृथ्वी व्यास तुलना में कम बैठता है। सही आंसर जो बैठेगा वो आंसर बैठेगा आपका डी। डी होगा इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। देखिए, ये लिखा हुआ है, मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है, और पृथ्वी का जो व्यास है वो लगभग 12,756 किलोमीटर है, और मंगल का व्यास लगभग 6,789 किलोमीटर के आसपास। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा समय अवधि अधिक होती है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में पूरी की जाती है, जबकि मंगल के द्वारा 687 दिनों में पूरी की जाती है। तो यहां जो सही और सटीक आंसर जो बैठता है वो आंसर आपका बैठता है डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं उपग्रहों की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। तो जल्दी से बताएंगे। जल्दी से आंसर देंगे किसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। न्यूटन के द्वारा, गैलीलियो के द्वारा, केपलर के द्वारा,
या कोपरनिकस के द्वारा? जल्दी से बताएंगे कि इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। जी जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर दीजिए। जी जल्दी से आंसर देंगे बेटा कि क्वेश्चन नंबर आपका 46 का आंसर। देखिए बात को जरा समझे भाई, न्यूटन की बात करें तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए, तो ये उपग्रहों से संबंधित नहीं है। सूर्य और ग्रहों के बारे में केपलर ने 3 नियम दिए, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। कोपरनिकस पहला व्यक्ति था जिसने यह बताया कि सूर्य क्या है, सेंटर में है और बाकी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो सही आंसर कौन सा बैठता है? गैलीलियो। कि गैलीलियो ने सबसे पहले बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज के लिए किस वैज्ञानिक को जाना जाता है? तो सही आंसर जो बैठेगा आपका गैलीलियो बैठे। कोपरनिकस नहीं होगा बेटा। कोपरनिकस पहला व्यक्ति था, 1540 ईस्वी में उन्होंने बताया कि भैया कि सबसे पहले टॉलमी ने बताया था कि पृथ्वी सेंटर में है और सभी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन कोपरनिकस ने स्पष्ट करा कि नहीं भाई, सूर्य सेंटर में है और सभी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो कोपरनिकस का यह स्टेटमेंट था, तो सही आंसर होगा आपका गैलीलियो। जरा समझ लीजिए, बृहस्पति सौर मंडल के उपग्रहों के चंद्रमाओं की खोज 1610 ईस्वी में गैलीलियो के द्वारा की गई थी। वर्तमान में अगस्त 2023 तक की अगर हम बात करें तो 95 उपग्रहों की खोज की जा चुकी है और सबसे पहले खोजे गए 4 बड़े उपग्रहों में गैलोरियन उपग्रहों को कहा जाता है, उनको एक नाम दिया जाता है उनकी खोज के आधार पर। तो इसका सही और सटीक आंसर जो बैठेगा वो आपका बी बैठेगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? ये तो सिंपल सी बात है और मैं मानता हूं इसका आंसर आप जरूर देंगे कि क्वेश्चन नंबर 47 का सही और सटीक आंसर क्या बैठेगा कि कौन सा ग्रह है सबसे बड़ा। जी जल्दी से आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 47 का आंसर देते चलेंगे और देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा आंसर देता है कि सर सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? बृहस्पति, वरुण, शुक्र या शनि? ये तो मैं आशा करूंगा कि इसका आंसर तो आप जरूर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से आंसर दें बेटा। बिल्कुल सही आंसर आया कि भैया बृहस्पति होगा। सभी जानते हैं कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और मध्य प्रदेश पीसीएस प्री 1996 का प्रश्न, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ा गया है आपके लिए, चाहे कितना भी सिंपल हो या कितना भी टफ हो, हर प्रश्न को लिया गया है क्योंकि उसका अपना एक महत्व होता है, कहीं ना कहीं वो प्रश्न आपके लिए बनता है। तो चलिए इसको जरा समझ लेते हैं। ये तो बात क्लियर हो गई कि भाई सबसे बड़ा ग्रह है और इसके व्यास की बात करें तो इतने किलोमीटर इसका व्यास है और जिसका ग्रह आकार जितना बड़ा होता है उसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी उतनी ही अधिक होती है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को जरा समझेंगे। आकार की दृष्टि में यह ग्रह आकार भले ही सबसे बड़ा हो परंतु इसका घनत्व शनि को छोड़कर अन्य ग्रहों की अपेक्षा काफी कम है। यहां पर 2 बात आपके लिए जानने के लिए आवश्यकता है जिसकी चर्चा आपके साथ व्याख्या में की गई है। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है, इनमें से कौन बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? कौन सा है जो उपग्रह नहीं है किसका? बृहस्पति का। कि बृहस्पति का उपग्रह इसमें से कौन सा नहीं है? टाइटन, यूरोपा, ईओ या कैलिस्टो? जल्दी से बताएं क्योंकि अगर हम बात करें तो लगभग 95 उपग्रह इसके खोजे जा चुके हैं अभी तक। अब यहां बात पूछी जा रही है कि कौन सा है जो बृहस्पति का उपग्रह की कैटेगरी में नहीं आता। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें, यूरोपा जो है, यूरोपा भी आपका बृहस्पति का उपग्रह है, कैलिस्टो भी है और ईओ भी है। तो टाइटन जो है, टाइटन बृहस्पति का उपग्रह नहीं है। टाइटन की अगर हम बात करें तो यह शनि का है, शनि का ये उपग्रह है और शनि के उपग्रहों में देखा जाए तो ये सबसे बड़े उपग्रहों की लिस्ट में इसको नाम दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा शनि। शनि होगा बिल्कुल राइट आंसर। जी बिल्कुल, पंकज जी का भी आंसर सही है बेटा, दीप सिंह का भी आंसर सही है, बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बृहस्पति का वलय होता है, बृहस्पति के वलय क्या होते हैं? टेलीकैटो का बना हुआ होता है, अस्तित्व विहीन होते हैं, बहुत घना एवं अपारदर्शक होता है, या ये सभी स्टेटमेंट सही हैं? तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 49 का सही आंसर दीजिए, इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। जी वीडियो को लाइक शेयर भी करते चलेंगे साथ साथ और बताते चलेंगे कि बृहस्पति का वलय जो होता है वो कैसा होता है। भाई बृहस्पति के वलय की अगर हम बात करें तो ये टेलीकैटो का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? टेलीकैटो का बना हुआ होता है। ये क्या होता है इसको जरा समझ लीजिए।
बृहस्पति का वलय सिलिकेटों का बना हुआ होता है। बृहस्पति के वलय टिटेनियम और सिलिकेट के कणों से बने हुए होते हैं। हीलियम और सिलिका के 4 स्तरों के कारण बृहस्पति के गैसीय स्वरूप की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि यहां पर गैस की मात्रा अधिक पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉयेजर अभियान ने 1978 में बृहस्पति ग्रह के चारों ओर वलय की खोज की तथा सिलिकेटों से बनने वाले प्रभावों का आकलन किया गया। तो पहली बार इसका जो आकलन किया गया था वो 1978 में किया गया था, ये बात भी समझेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं, कि प्राकृतिक उपग्रह कह सकते हैं या चंद्र कह सकते हैं, कि सबसे ज्यादा किस में पाए जाते हैं? बृहस्पति में, मंगल में, शनि में या शुक्र में? जल्दी से आंसर देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा, कि किस में सबसे ज्यादा आपके उसके अपने प्राकृतिक उपग्रह हैं। जल्दी से आंसर दें। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 50, कि 50 का सही और सटीक आंसर क्या होगा। मैं पुनः बता दूं, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए, इसके साथ तैयारी करेंगे और बेहतर तरीके से आपकी तैयारी हो पाएगी, क्योंकि जितनी भी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ कराए जा रहे हैं, जो क्वेश्चन मैं आपको यह करा रहा हूं, ये सभी क्वेश्चन इस बुक के अंतर्गत दिए गए हैं। तो जल्दी से बताएंगे फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 50 का। तो यहां पर अगर हम देखें तो शनि जो है, शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। शनि के बात करें तो लगभग 2023 तक की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो उपग्रह खोजे जा चुके हैं वो लगभग 145 उपग्रहों को खोजा जा चुका है। जबकि बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति पर अभी तक 95 उपग्रह खोजे जा चुके हैं। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक उपग्रह किसमें है, तो यहां पर हम बात करेंगे कि शनि के अपने खुद के उपग्रहों, शनि में सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या यहां पाई जाती है। तो यहां सही आंसर जो होगा वो आपका होगा, आपका बेटा सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो देखिए शनि ग्रह के कुल 52 उपग्रह हैं, जबकि वर्तमान में देखा जाए तो ये निकल कर कितने आते हैं, 145 से ये आकलन पहला था। लेकिन एक बात याद रखेंगे, सौर मंडल का जिसका घनत्व सबसे कम होता है, तो शनि सौर मंडल का ऐसा उपग्रह भी है जिसका घनत्व क्या है, सबसे कम है। तो ये बात याद रखिए। एक चीज और, टाइटन शनि का सबसे बड़ा तथा सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ये 3 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर विशेष ध्यान देंगे। जी बेटा। जी बिल्कुल, 50 का सी अकॉर्डिंग बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। शनि ग्रह प्लूटो से ठंडा है, नेपच्यून से ठंडा है, नेपच्यून से गर्म है या जुपिटर से गर्म है? जल्दी से आंसर देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या होगा। भाई देखिए, डिस्टेंस के आधार पर अगर हम बात करें, कल क्या बताया था भाई, प्रकाश अगर चल रहा है तो जितनी चीज प्रकाश के नजदीक होगी वो उतनी गर्म होगी, और जितनी अधिक दूरी पर होगी वो क्या होगी, उतनी ही ठंडी होगी। तो यहां पूछा जा रहा है कि शनि ग्रह, शनि ग्रह की अगर हम बात करें तो शनि ग्रह नेपच्यून से क्या है, नेपच्यून से गर्म है। क्यों? क्योंकि शनि ग्रह की सतह का टेम्परेचर, जो शनि ग्रह है इसके सतह के टेम्परेचर की बात करें तो -180 डिग्री सेल्सियस के आसपास आता है। जबकि नेपच्यून की अगर हम बात करें तो इसकी सतह का जो टेम्परेचर है वो -228 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आता है। तो ये क्लियर हो गया कि नेपच्यून से जो अधिक गर्म है। तो ये बात आपको क्लियर है कि इसका टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस है, जबकि नेपच्यून का -228 डिग्री सेल्सियस के आसपास बैठता है। देखिए शनि ग्रह नेपच्यून से गर्म है। शनि ग्रह की सतह का जो तापमान है वो देखिए -180 डिग्री सेल्सियस है, जबकि नेपच्यून या वरुण कह सकते हैं इसकी सतह का टेम्परेचर -228 डिग्री सेल्सियस के आसपास बैठता है। जुपिटर की अगर हम बात करें तो इसकी सतह का टेम्परेचर -123 डिग्री सेल्सियस के आसपास। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम वो हम आपको बता चुके हैं कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। जिस ग्रह की दूरी सूर्य से जितनी कम होगी वह उतना ही अधिक गर्म होगा। शनि की स्थिति वरुण नेपच्यून से पहले आती है, इस आधार पर वो गर्म होगा, दूसरा क्या होगा, ठंडा होगा। इलेक्ट्रॉनिक तरंगों, सौरिक हवाओं एवं शनि के उपग्रहों के कारण कणों और ऊपरी भागों में
अस्थायी गैसों के मिश्रण के कारण नेपच्यून अपेक्षाकृत गर्म होता है। यह बात भी याद रखेंगे। तो बिल्कुल सही आंसर, इसका सही आंसर होगा आपका सी। मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित है? मीथेन किसके वायुमंडल में पाया जाता है? चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति, मंगल। और ये यूपी पीसीएस प्री 2003 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो जल्दी से बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा कि मीथेन किस में सबसे ज्यादा पाया जाता है, मीथेन की उपस्थिति किस में पाई जाती है। भाई मीथेन की उपस्थिति की अगर हम बात करें तो मीथेन की उपस्थिति जो पाई जाती है वो बृहस्पति में पाई जाती है। मीथेन की अधिकता जो पाई जाती है इन ऑप्शन के आधार पर, तो वो ऑप्शन जो बैठता है वो आपका कौन सा बैठता है? सी बैठता है, बृहस्पति। बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन उपस्थित है। इस ग्रह में जीवमंडल में मीथेन, हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। बृहस्पति के अतिरिक्त शनि, अरुण और वरुण ग्रहों में भी मीथेन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है। यह बात समझेंगे। मीथेन को ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस भी कहा जाता है, जो तापमान बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? झारखंड छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है, 2016 का यह प्रश्न है। जल्दी से आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 53। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है कितना समय? 18.5 वर्ष, 36 वर्ष, 29.5 वर्ष या 84 वर्ष। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या होगा। देखिए, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जो समय लेता है वो लगभग 29.5 वर्ष का समय लेता है। शनि ग्रह की अगर हम बात करें तो शनि ग्रह के दिन की जो अवधि होती है, वो 10.7 घंटे के आसपास लगती है। जबकि घूर्णन अक्ष की बात करें, घूर्णन अक्ष जो बैठता है, इसका झुकाव जो बैठता है, जैसे पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री के आसपास है। इसी आधार पर अगर इसके झुकाव की बात करें तो इसका झुकाव लगभग 26 डिग्री 44 मिनट के आसपास इसका झुकाव बैठता है। तो यहां पर यह पूछा जा रहा है कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जो समय लेता है वो 29.5 वर्ष के आसपास का समय लेता है। तो इसका सही आंसर जो बैठेगा वो आपका सी बैठेगा। समझ लीजिए, शनि सूर्य की ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 29.5 वर्ष का समय लेता है। शनि ग्रह दिन की अवधि जो होती है वो लगभग 10.7 घंटे के आसपास होती है, जबकि इसका झुकाव जो है घूर्णन अक्ष का झुकाव वो 26.4 डिग्री के आसपास बैठता है। इसे गैस गोला और गैलेक्सी असमान ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो पाया जाता है 5.78 गुना पाया जाता है, जो यहाँ का सर्वाधिक है। किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? वलय क्या होते हैं भाई? ये ग्रह है, इसके चारों इस तरह के छल्ले पाए जाते हैं। इस तरह के जो छल्ले पाए जाते हैं तो किस में पाए जाती हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है शनि, मंगल, बुध या पृथ्वी। जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 54 का सही आंसर दीजिए कि इसमें कौन से वलय पाए जाते हैं। जी जल्दी से आंसर देंगे, किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? तो देखिए, अगर हम देखें तो भाई पृथ्वी के बारे में हम जानते हैं, मंगल होगा नहीं, बुध पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक बैठ रहा है, तो आंसर क्या बनेगा? ए। इन वलों को जो नाम दिया जाता है ए बी सी डी ई वलय के तौर पर इनको दिखाया जाता है, जो पृथ्वी से दिखाई देते हैं स्पष्ट रूप से। तो यहां पर सही आंसर जो बनेगा वो आपका ए बनेगा। शनि इसके ए बी सी डी और ई वलय पृथ्वी से दिखाई देते हैं और शनि के मध्य रेखा के चारों ओर मध्य वलय पाए जाते हैं। शनि के अतिरिक्त बृहस्पति और वरुण ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। ये वलय मुख्यतः धूल कणों से बने होते हैं और कुछ धूल कणों के आकार काफी बड़े होते हैं। तो धूल के एक कण है उसके अकॉर्डिंग पाए जाते हैं। 54 का आंसर शनि बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस
सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? यूपी पीसीएस प्री 2022 का ये प्रश्न आपसे मैं पूछ रहा हूं, तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। हाइड्रोजन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, मीथेन होगा या सल्फर डाइऑक्साइड होगा? जल्दी से आंसर देंगे। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस की मात्रा अधिक पाई जाती है? फटाफट दें इसका सही आंसर। भाई देखिए, शनि ग्रह की अगर हम बात करें तो ये बाकी चर्चा हम काफी देर से कर रहे हैं कि यहाँ पर गैस की मात्रा पाई जाती है। शनि ग्रह कैसा है भाई, तुलना अगर उससे हमने करी थी नेपच्यून से, उसका ऑर्बिट गर्म निकल कर आया, तो इसके आधार पर यहाँ पर अधिक मात्रा जो पाई जाएगी वो किसकी पाई जाएगी? मीथेन की पाई जाएगी। तो यहां पर अधिकतम मात्रा जो पाई जाती है वो किसकी पाई जाती है? मीथेन की पाई जाती है। और परिक्रमा समय जो लेता है, अभी चर्चा करी थी 29.5 वर्ष के आसपास ये क्या लेता है? अपना एक चक्कर लेता है। अब इसके वायुमंडल में अगर देखें तो इसके वायुमंडल में देखिए हाइड्रोजन पाई जाती है, हीलियम पाई जाती है, मीथेन पाई जाती है और अमोनिया गैस पाई जाती है। ये गैसें भी इसमें अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो आपकी मीथेन गैस पाई जाती है। इसका सही और सटीक आंसर जो होगा वो आपका सी होगा। चलिए अगले प्रश्न का आंसर देंगे, जल्दी से देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है कि टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। यूपी का जो लोअर पीसीएस का पेपर होता था वो प्री 2006 का ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से बताइए कि टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है वो किस ग्रह के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन आपके सामने है भाई, मंगल होगा, शुक्र होगा, बृहस्पति होगा या शनि होगा? जल्दी से आंसर देंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर सर ये है। मैं फिर बता दूं, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं, ये इस बुक के अंतर्गत मिलेंगे। प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से अरिहंत की एक बुक है ये। इस बुक से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और जो टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं वो सभी श्रृंखलाओं की ये बुक आपको मार्केट से मिल जाएगी। वहां से इस बुक को आप परचेस करें और हमारे साथ इस श्रृंखला में जुड़ें, अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो जल्दी से आंसर देंगे, इसका सही आंसर क्या होगा? टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। तो सही आंसर बिल्कुल बेटा सही आंसर दिया आपने, और आपने आंसर दिया भाई 56 का शनि। शनि बिल्कुल सही आंसर होगा कि सर शनि होगा, क्योंकि अभी चर्चा करी थी, क्वेश्चन आया था। ये बात करें तो ये शनि टाइटन की अगर हम बात करें तो पूरे सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ये बात और कि दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? वो टाइटन है। वो किसका हिस्सा है? तो वो हिस्सा आपका शनि का है। इसकी हम बात करें तो 7 छल्लों से घिरा हुआ है, इसके 7 छल्ले बनते हैं। बात को जरा समझ लीजिए, टाइटन शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, जो सौर मंडल का एकमात्र उपग्रह है जिसके पास अपनी स्थायी वायुमंडल है। ये देखिए एक बात और, इसका अपना एक निश्चित अपना परमानेंट अपना एक वायुमंडल है। शनि के अन्य प्रमुख उपग्रहों में टेथिस, इफोटस, मिसास, डियोन, एटलस और लापेटस आदि शामिल हैं। शनि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है जिसमें 7 छल्ले होते हैं जो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ था। संपूर्ण सौर मंडल में शनि का घनत्व क्या है? सबसे कम है। ये आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि सबसे कम घनत्व किस ग्रह का। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, और अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? अब तो मैं मानता हूं आप इसका आंसर दे पाएंगे कि भाई इसका घनत्व सबसे कम होगा। कौन सा ग्रह? सभी लोग आंसर देंगे, सभी लोग आंसर देंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार जरा बताएं कि सर पृथ्वी होगा, मंगल होगा, शुक्र होगा या शनि होगा? जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या बैठता है? भाई घनत्व की बात करें, जिस ग्रह के घनत्व की बात कर रहा हूं उसका घनत्व 0.69 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पाया जाता है। ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पाया जाता है। तो जल्दी से बताइए किसका घनत्व है जिसका घनत्व इतना कम पाया जाता है? जल्दी से बताएं किसका घनत्व कितना है? तो वो आंसर आपका क्या है? शनि है, क्योंकि शनि का घनत्व सबसे कम पाया जाता है जो 0.69 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के आसपास। जबकि बात अगर हम पृथ्वी की करें तो पृथ्वी का जो अपना घनत्व है वो घनत्व लगभग निकल कर आता है 5.52 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये पृथ्वी के घनत्व की बात है। शुक्र ग्रह का, शुक्र का जो घनत्व है, शुक्र का घनत्व लगभग होता है 5.27 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
जबकि मंगल का जो घनत्व है वो लगभग लगभग 3.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास आता है। तो यहां पर अगर देखें तो सबसे कम घनत्व किसका आ रहा है? शनि का। ऐसा नहीं है इस ऑप्शन में ही शनि है, जितने भी ग्रह हैं उनमें भी सबसे कम घनत्व अगर किसी का है तो वो किसका है? शनि का है। तो यहां सही आंसर जो बैठेगा वो आंसर बैठेगा आपका डी। डी होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, तो यहां दिखा हुआ है कि पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.52, जबकि शुक्र का घनत्व कितना है? 5.27, और जबकि आपके मंगल का घनत्व जो आता है वो लगभग 3.95 के आसपास आता है, और आपके शनि का जो घनत्व है वो 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अकॉर्डिंग आता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा? चलिए सबसे ठंडा ग्रह आपको बताना है कि संपूर्ण सौर मंडल में जो आपके सौर मंडल में जो 8 ग्रह हैं, उन 8 ग्रहों में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? जल्दी से बता दीजिए। कि भाई सीधी बात, जो डिस्टेंस में सबसे दूर होगा, सूर्य की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देख लीजिए, भाई जो सूर्य की डिस्टेंस से सबसे अधिक दूरी पर होगा वही ठंडा होगा। ऑप्शन आपके सामने है कि नेपच्यून होगा, जुपिटर होगा, मार्स होगा या सैटर्न होगा। कौन सा होगा? जल्दी से बताएं, जल्दी से दीजिए। इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या होगा? देखिए भाई सौर मंडल में अगर हम बात करें, क्रम के आधार पर बात करें, तो बुध सबसे नजदीक आता है, तो ये तो ठंडा होगा नहीं। और सबसे लास्ट की अगर हम बात करें तो नेपच्यून जो है वो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है, मतलब वरुण। वरुण ग्रह जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पर है, और जब अधिकतम दूरी पर है तो कंफर्म है यही सबसे ज्यादा ठंडा होगा। तो इसका सही आंसर जो हुआ वो आंसर जो बैठेगा वो आपका ए। इसका औसत टेम्परेचर अगर देखें तो इसका औसत टेम्परेचर जो लगभग लगभग निकल कर आता है वो 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास निकल कर आता है, इसका औसत टेम्परेचर। आगे बात को जरा समझें। नहीं, इसका अरुण का नहीं है। नेक्स्ट बात को समझें। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून है, और सूर्य से अत्यधिक दूरी पर स्थित होने के कारण यह अत्यधिक ठंडा है। इस ग्रह की खोज किसके द्वारा की गई थी? इंग्लैंड के एडम्स और फ्रांस के लेवरियर के द्वारा 23 सितंबर 1846 में की गई थी। इसका आकार, द्रव्यमान और घनत्व आदि यूरेनस अरुण गैस ग्रह जैसा ही है, जिसके कारण अरुण का, जिसे जुड़वा ग्रह कहा जाता है, और इस ग्रह का औसत टेम्परेचर लगभग कितना आता है? 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास आता है। नेक्स्ट प्रश्न। यद्यपि सामान्यतः प्लूटो सबसे दूरस्थ ग्रह है, पर उसका परिभ्रमण पथ बहुत ही दीर्घवृत्तीय है। दीर्घवृत्तीय मतलब इस तरीके का, जो किसी अन्य ग्रह के पथ को काटता है। परिमाणता 1979 में आरंभ हुई 20 वर्ष की अवधि में प्लूटो सबसे दूरस्थ नहीं तो कौन सबसे दूरस्थ है? आईएसपी 1993 का यह प्रश्न है। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या बैठता है। देखिए बृहस्पति, शनि, यूरेनस या नेपच्यून, जल्दी से बताएं इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। भाई प्लूटो की अगर हम बात करें तो अब यह ग्रहों की लिस्ट से तो बाहर कर दिया गया, तो यह बात क्लियर होती है। फिर कौन सा रह जाता है? नेपच्यून। नेपच्यून जो होगा बिल्कुल सही होगा। 1979 में 20 वर्ष की अवधि के आधार प्लूटो सबसे दूरस्थ नहीं, जबकि सबसे दूरस्थ जो माना जाएगा वो कौन सा माना जाएगा? नेपच्यून माना जाएगा। भाई ग्रह किसे कहा जाएगा? भाई ग्रह उसे कहा जाएगा जिसका अपना प्रकाश ना हो। दूसरी बात, वो अपने सूर्य के चारों ओर जब वो चक्कर लगाए तो वो सिर्फ अपनी क्लास में ही चक्कर लगाए, किसी अन्य ग्रह की क्लास की चक्कर में ना आए। तो उसके आधार पर अगर देखा जाए तो नेपच्यून को सबसे लास्ट में रखा जाता है, प्लूटो उस लिस्ट से बाहर निकल गया। बिल्कुल सही और सटीक आंसर है आपका, डी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। बिल्कुल, सामान्यतः प्लूटो सबसे दूरस्थ है, पर उसका परिभ्रमण पथ बहुत ही दीर्घवृत्तीय है, जो किसी अन्य ग्रह के पथ को काटता है। ये बात क्लियर हो गई। तो परिणाम स्वरूप 1978 में प्रारंभ हुई 20 वर्ष की अवधि में प्लूटो सबसे दूरस्थ नहीं, जबकि अब कौन सा रह गया है? नेपच्यून जो है सबसे दूरस्थ ग्रह की लिस्ट में आता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। आपको एक तरफ विशेष लक्षण दिए गए हैं और दूसरी तरफ ग्रहों के नाम दिए गए हैं, ये आपको मैच करने हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह क्या बुध है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या शुक्र है?
सौर मंडल में सूर्य से दूरी के स्थान पर ग्रह, बृहस्पति ऑप्शन दिया है, सूर्य का निकटतम ग्रह प्लूटो या शनि है। इनको मैच करिए और मैच कर कर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। जी जल्दी से आंसर देंगे पंकज जी, जल्दी से आंसर दें। दीप सिंह आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या होगा। देखिए बात को अगर हम समझें कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होगा? बुध, शुक्र, बृहस्पति, प्लूटो या शनि? क्योंकि यह प्रश्न जो पूछा गया है आईएएस प्री 1998 में पूछा गया है, क्योंकि प्लूटो इस लिस्ट में डाला गया है। लेकिन 2006 में जो सम्मेलन हुआ था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का, AIAU का, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हम इसको ग्रह की लिस्ट से बाहर निकाल चुके हैं। उस आधार पर देखें तो दूरी के अनुसार को देखा जाए तो यहां पर जो ऑप्शन बनेगा फिर प्लूटो नहीं बनेगा। लेकिन हमें तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि इस ऑप्शन में कौन सा बैठेगा, तो फिर उसके आधार पर हम देखेंगे कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो सौर मंडल का सबसे छोटे ग्रह की लिस्ट में जो आएगा वो फिर आपका प्लूटो आएगा। तो पहले का सही आंसर जो बैठता है वो बैठता है आपका कौन सा? ये बैठता है 59, इस 60 का आंसर बताना है। सही आंसर बैठता है इसका 4। जबकि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ये सभी जानते हैं कि बृहस्पति जो है, तो यहां 4 आ गया, यहां 3 आ गया कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपका बृहस्पति। फिर पूछा है सौर मंडल से दूरी के दूसरे स्थान पर, भाई दूसरे स्थान पर बात कर रहा है तो पहले स्थान पर बुध आएगा और बुध के बाद दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा? शुक्र। तो यहां पर आ गया कि भाई यहां पर आएगा शुक्र दूरी के आधार पर। सूर्य का निकटतम ग्रह, सूर्य के बिल्कुल निकटतम, तो निकटतम कौन सा है? निकटतम बुध है, तो बुध आएगा यहां पर। तो ये ऑप्शन इसके सही बैठते हैं, 4 3 2 1, और 4 3 2 1 जो बैठ रहा है वो बैठ रहा है आपका डी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। 4 3 2 1 दीप सिंह का आंसर बिल्कुल सही है, पंकज जी का भी आंसर सही है, 60 का बिल्कुल सही आंसर जो बैठा वो आपका क्या बैठता है? डी बैठता है। तो ये बात क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं किस में? यूपी पीसीएस मेंस 2004 का ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, जल्दी से बताएंगे कि किस में पाई जाती हैं? यूरेनस, नेपच्यून तथा प्लूटो पर, बृहस्पति, शनि और मंगल पर, यूरेनस, नेपच्यून तथा शुक्र पर, मंगल तथा शुक्र पर। तो जल्दी से बताएंगे कि किस में। यहां बात को जरा समझेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन प्रमुख गैसें किस में पाई जाती हैं? तो यहां पर अगर हम एक एक चीज को लेते हैं, अगर हम सबसे पहले हम बात करते हैं उस ग्रह की जिसमें अधिक मात्रा पाई जाती है, तो पहला है आपका जुपिटर। जुपिटर जुपिटर की अगर हम बात करेंगे तो जुपिटर में हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। किसकी मात्रा पाई जाती है भाई? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तथा हीलियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, और यहां ऐसा ऑप्शन नहीं मैच कर। दूसरी बात, दूसरा दिया है जुपिटर, यहां दिया हुआ है। फिर बात आती है कि शनि और मंगल में बात करें, तो यहां पर अगर हम देखें तो सैटर्न जो आ रहा है आपका, सैटर्न, इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो गैसें पाई जाती हैं, इसमें हाइड्रोजन, हीलियम और कुछ मात्रा मीथेन की पाई जाती है। जबकि तीसरा जो है यूरेनस की अगर हम बात करते हैं तो यूरेनस जो बैठता है इसमें हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन तीनों पाई जाती है। तो यहां पर कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो मैच कर रहा है। फिलहाल यहां पर आंसर जो होना चाहिए था जुपिटर होना चाहिए था, सैटर्न होना चाहिए था और यूरेनस होना चाहिए था। तो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अब बात हमारा दूसरा टॉपिक है सौर मंडल अध्याय 3। इसकी चर्चा कल की क्लास में करेंगे। क्लास कैसी लगी अपने विचार जरूर रखें, अपने साथियों को शेयर करें। और मैं पुनः बता दूं, अगर आपको ये कंप्लीट नोट्स चाहिए, कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, कंप्लीट कॉन्सेप्ट अगर आपको चाहिए जिसकी मैं चर्चा आपके साथ कर रहा हूं, तो उसके लिए मार्केट से आपको ये बुक परचेस कर लीजिए और साथ में तैयारी करिए। और प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से आपके लिए अरिहंत ने बहुत बेहतरीन श्रृंखला चलाई है। आपको बुक भी प्रोवाइड कराई जा रही है और उसके लिए कंप्लीट क्लास भी चलवाई जा रही है, वो भी लाइव क्लास। अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। तो नजदीकी स्टोर पर जाकर आप भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल ये परचेस करिए। और इसके लिए सिर्फ यही एक बुक नहीं है, सभी सब्जेक्ट की बुक आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो चलिए बेटा, कल फिर मिलते हैं अपने टाइम पर 8 बजे। क्लास कैसी लगी अपने विचार जरूर रखें। धन्यवाद।